हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रह्मा क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और आज हम अपना फिज़िक्स का 5th लेक्चर लेकर के आए हैं मोशन का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में जान लिया है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आप मोशन का 50% ऑफ द चैप्टर कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बचा हुआ 50% करना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमारा ग्राफ रह गया है और दूसरा इन्हीं ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम ग्राफ पढ़ेंगे क्यों। सर, ग्राफ की ज़रूरत क्या पड़ी? आप बेटा फॉर्मूले की मदद से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम का निकाल सकते हैं। क्लियर है? पर जब हमें यह जानना होता है कि उसने अपनी पूरी एंटायर जर्नी में क्या मोशन किया है, वो कहाँ रुका है, कहाँ चला है, उसकी वेलोसिटी कैसी रही है, यूनिफॉर्म रही है, नॉन यूनिफॉर्म रही है, उसका एक्सेलरेशन कैसा रहा है, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? ये हमें ग्राफ बताता है। ग्राफ हमारा दो एक्सिस के बीच में बनता है और ये दो एक्सिस के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। क्लियर है? और बाकी हम ग्राफ पढ़ करके जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ्स। आप बेटा जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं, यहां पे 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला जो ग्राफ होगा वो आपका होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, जिसे आप एसटी ग्राफ बोलेंगे। अगला जो पढ़ेंगे बेटा आप, वो पढ़ोगे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे आप वीटी ग्राफ बोलेंगे। और जो थर्ड और लास्ट है हमारा, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसे आप एटी ग्राफ बोलेंगे। आपको बेटा ये 3 ग्राफ के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? अब जब इन तीनों के ग्राफ के बारे में पढ़ना है तो बेसिक चीजें हम ग्राफ के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहला कि ये हमारी बेटा एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस, और ये वाली जो हमारी एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है। हमारे ग्राफ अभी इन दोनों के बीच में ही बनेंगे। ग्राफ बनेंगे कैसे सर इनके बीच में? ग्राफ बनेंगे बेटा ऐसे, अगर आप याद करो तो आपके मैथ्स के टीचर ने बताया होगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का एक काम करो, ग्राफ बनाओ। तो आप क्या करते थे? इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आप अपने मन से डालते जाते थे और आपको y की वैल्यू मिलती जाती थी। मतलब आप x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3, ऐसे सो ऑन करते करते पूरी लाइन को जोड़ देते थे और आपका ग्राफ बन जाता था। पर आप ये याद रखो कि आप x की वैल्यू कैसे डालते थे? अपने मन से डालते थे और y की वैल्यू आपको मिल जाती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था बेटा क्योंकि यहां पे जो y है वो फंक्शन है किसका? x का। y किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है। मतलब मेरी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो y की जो वैल्यू होगी वो x पे क्या करेगी बेटा? डिपेंड करेगी। इसीलिए जो y एक्सिस पर मैं वैल्यू रखूंगा वो मैं वैल्यू रखूंगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और x पे जो वैल्यू रखूंगा वो रखूंगा मैं इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू कैसी होगी? इंडिपेंडेंट, और y की वैल्यू कैसी होगी? डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आगे पढ़ेंगे, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगा उसे मैं x एक्सिस पे रखूंगा और ये जो टाइम होगा उसे मैं x एक्सिस पे रखूंगा। सॉरी, जो डिस्टेंस होगा उसे मैं y एक्सिस पे रखूंगा और जो टाइम होगा उसे मैं x एक्सिस पे रखूंगा। इसमें वेलोसिटी को मैं y एक्सिस पे रखूंगा और टाइम को मैं किस पे रखूंगा? x एक्सिस पे। सेम इसमें एक्सेलरेशन को मैं y एक्सिस पे रखूंगा और टाइम को मैं x एक्सिस पे रखूंगा।
तो इसी तरीके से बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ चलेंगे। वो चीज क्या है बेटा? स्लोप। जब भी आप ग्राफ पढ़ोगे या आगे हम चलेंगे तो मैं बार बार इस चीज का नाम लूंगा कि बेटा इसकी स्लोप ऐसी है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो स्लोप क्या है पहले वो समझते हैं। क्लियर है बेटा? स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। जैसे यहां पे देखो, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से। वेलोसिटी को वी से। उसी तरीके से स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। सिंपल सी बात है। स्लोप है क्या वो समझते हैं बेटा। स्लोप और कुछ भी नहीं, स्लोप का मतलब होता है ढाल। स्लोप का क्या मतलब होता है बेटा? स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्लियर है? ढाल का मतलब कि अगर मैं ये एक सीधी लाइन खींच दूं तो अभी क्या इसके पास स्लोप है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्लैट सरफेस है। अगर मैं इधर पे कोई बॉल रख दूं तो क्या ये बॉल चल करके इधर आ जाएगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, ये फ्लैट सरफेस है तो बॉल यहीं की यहीं रखी होगी। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर देता हूं, इसको थोड़ा उठा देता हूं। उठा देने का मतलब यह है कि मैं इसको थोड़ी ढाल दे देता हूं। अब बताओ, अब ये बॉल नीचे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, अब आ जाएगी सर। क्यों? क्योंकि आपने इस सरफेस को स्लोप दे दिया है। स्लोप देने का मतलब यह है कि बेटा मैंने इसको एक एंगल प्रोवाइड कर दिया है, थीटा एंगल, कि मैंने इसको एंगल दे दिया। तो स्लोप का मतलब और कुछ नहीं होता है, स्लोप का मतलब होता है एंगल प्रोवाइड करना। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा और एंगल प्रोवाइड कर दूं, मान लो एक और है और अब इधर बॉल रख दी, तो अब मैं ये कहूंगा सर अब बॉल और ज्यादा तेज आएगी क्योंकि अब इसकी ढाल ज्यादा हो गई है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा हो गया है, मतलब इसका जो एंगल बन रहा है अब वो और ज्यादा बन रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। क्या ये बात समझ में आ गई है आपकी? ठीक है। अब स्लोप ये थीटा निकालते कैसे हैं सर, ये बताइए। अब वो जानते हैं कि अगर ये जो स्लोप की वैल्यू है एम, या जिसे हम एंगल के नाम से जान रहे हैं, वो एंगल निकलेगा कैसे, अब उसके बारे में बात करते हैं। हम यहां पे बेटा दो एक्सिस बनाते हैं। ये हमारी वही y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। ठीक है? ये क्या है? y एक्सिस है और ये क्या है? x एक्सिस है। इसके बीच में बेटा मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि ये है, और इस स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट बनाए। एक पॉइंट ये है A और दूसरा पॉइंट ये है B। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया A और B के बीच में जो स्लोप बन रहा है वो आप फाइंड आउट करो। आप कैसे निकालोगे? आप ये करोगे कि सर यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यही इस AB का स्लोप है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अब ये थीटा निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। अगर यहां से बेटा A पॉइंट से एक लाइन अगर मैं नीचे ड्रॉप कर दूं तो क्या ये x1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे यहां पे y एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉप करूं तो ये y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम B पॉइंट से एक लाइन नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका x2, और अगर ये वाले पॉइंट से मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा आपका y2। क्या इतना डायग्राम समझ में आ गया? आपको क्या निकालना है बेटा? ये थीटा निकालना है। अच्छा, अगर मैं जो ये थीटा निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर इस पॉइंट को मैं O कह दूं तो अगर BAO एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ये जिसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा? बेस हो जाएगा। अब बस आपको ये थीटा निकालना है। हमें पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाली चीज क्या होती है बेटा? ये वाली चीज होती है साइन, ये वाली चीज क्या होती है? कॉस, और ये वाली चीज क्या होती है बेटा? आपकी टैन। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, तो मतलब हम टैन
थीटा लगा सकते हैं जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा ये वाली लेंथ? अगर मैं y2 में से, ध्यान से देखो इधर पे, अगर मैं y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर से देखो, y2 माइनस y1 तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर होगा बराबर y2 माइनस y1 के। कितनी लेंथ? ये वाली लेंथ। ऐसे ही सेम मुझे बेस चाहिए, तो अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी x2 माइनस x1। क्लियर है? अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया और अब आपके पास बेस भी आ गया। तो अब आप रख सकते हैं यहां पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और बेटा ये किसके बराबर आ जाता है? स्लोप, जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना सही है स्लोप के, या तो आप tan थीटा निकाल लो, या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लो, या तो आप y2 माइनस y1 कर दो और x2 माइनस x1 कर दो, वो आपको स्लोप दे देगा बेटा। ये होता है स्लोप के बारे में। ठीक है, यहां तक बेटा जानना हमें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले। सबसे पहला वाला पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में केसेस वाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला केस, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है बेटा? ये हमारी दो एक्सेस होंगी। ये कौन सी एक्सेस है? y एक्सेस, और ये हमारी x एक्सेस। ठीक है, y एक्सेस में हमें किसको रखना है? डिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? s से। और x एक्सिस में हमें किसको रखना है बेटा? टाइम को, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? t से। अब इन दोनों के बीच में जो बेटा ग्राफ मुझे मिला वो एक स्ट्रेट लाइन मिली ऐसी। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अब इसके ऐसा अगर आपको ग्राफ मिलेगा तो इसकी कॉन्क्लूजन की बात करते हैं कि अगर ऐसा ग्राफ अगर हमें मिल रहा है तो हम इस ग्राफ से क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा अगर ध्यान से देखी जाए, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 0,0। मतलब इस पॉइंट पे टाइम जब आपका 0 है, टाइम क्या है? 0 है, तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ ये है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1, 2, 3 और 4, तो मतलब t इक्वल्स टू 0 पे इस पार्टिकल की पोजीशन कहां पे है बेटा? 4 पे है। t इक्वल्स टू 0 पे। आप थोड़े और आगे बढ़े, मतलब t1 हो गया, तब आपकी पोजीशन अगर देखें इस पार्टिकल की, तब भी कहां पे है? 4 पे है तब भी। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, फिर आप कुछ टाइम t2 पे आ गए, तब भी इसकी पोजीशन कहां पे? 4 पे है। मतलब टाइम तो आपका बढ़ता जा रहा है। टाइम क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। पर क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? 4 से क्या ये ऊपर या नीचे जा रहा है क्या? नहीं, पहले भी ये t इक्वल्स टू 0 पे भी 4 पे था, 1 पे भी 4 पे और 2 पे भी 4 पे है। इसका मतलब ये है कि दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगा इससे, द ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वो रुका हुआ है, टाइम चलता जा रहा है पर वो रुका हुआ है। क्लियर है कि t1 पे भी वही उसकी पोजीशन थी 4 और t2 पे भी उसकी वही पोजीशन थी 4। और आगे भी किसी टाइम पे अगर आप देखोगे
उसकी पोजीशन किसी भी टाइम टी पे, तब भी उसकी पोजीशन आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। मतलब पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। जब ओरिजिन है t इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन पे इसकी पोजीशन क्या है बेटा, 4 है। एक और लास्ट बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो क्या है, 0 है। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पर स्ट्रेट लाइन किसके बीच में, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो किसके बीच में बन रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये बन रही है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट इस पे रेस्ट पे। अगला देखते हैं केस 1 के बाद केस 2। फिर से हम एक्सिस बनाते हैं, ये आपकी y एक्सिस है सेम, और ये आपकी x एक्सिस है, और यहां पे बेटा डिस्टेंस है, और x एक्सिस में क्या है, टाइम। तो s और t। क्लियर है। अब हमें जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिला। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। ये आप याद रख लेना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस ग्राफ के ऊपर वापस आते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब 0,0 पे, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन भी क्या दी गई है, 0, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम आपका t1 बढ़ा, मान लो ये कौन सा टाइम है, t1। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही t1 बढ़ा तो क्या आपकी पोजीशन भी बढ़ गई, s1। फिर आपका टाइम t2 हुआ, अब आपकी पोजीशन कितनी हो गई, आपकी पोजीशन s2 हो गई। फिर आपका टाइम t3 हुआ, अब आपकी जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, s3 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी जो पोजीशन है, उसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अब मैं कह दूंगा कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि इसकी टाइम बढ़ने पे इसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये पार्टिकल किस में होगा, ये पार्टिकल मोशन में होगा। अगर ये मोशन में है, और मैंने पहले ही बताया कि जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है, ध्यान से सुनो बेटा आप लोग, जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो हमारा जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यह मैंने लेक्चर जो हमारा 4th है उसमें मैंने बात करी है कि जब भी ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब भी जो ग्राफ बनेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका पहला जो कंक्लूजन आ जाएगा वो ये है, ऑब्जेक्ट is doing a uniform motion। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्लियर है। अब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो अगर ये इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ स्पीड से कर रहा होगा ना मोशन। अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी। मतलब अब आप इस ग्राफ का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। क्लियर है, क्या निकालोगे, स्लोप। अगर यहां पे बेटा v है मतलब वेलोसिटी, ये आपको क्या देगा, स्लोप देगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप, किस किस का, डिस्टेंस और टाइम का।
इसका मतलब अगर मैं ये वाले पॉइंट को फिर से वही करूं ए, ये वाला पॉइंट को क्या मान लूं बेटा मैं बी, तो स्लोप का मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना थीटा। तो बेटा ये वाली जो लाइन होगी देखो इतना, क्या ये बेस का काम करेगा, और ये जो लाइन होगी ये किसका काम करेगा बेटा परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो यहां से v इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू अभी हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें बेटा किसी को दिक्कत है क्या? tan थीटा स्लोप किसके बराबर है? अभी हमने देखा था tan थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर देखूं ये वाली लेंथ, सिर्फ इतनी लेंथ, तो क्या मैं S3 में से S3 0 से S3 में से S2 को माइनस कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू S3 माइनस S2। क्लियर है? ऐसे ही मुझे अगर ये बेस चाहिए तो टोटल टाइम 0 से T3 है। अगर T3 में से T2 को माइनस कर दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये जो लेंथ होगी ये T3 माइनस T2 के बराबर होगी। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, आपके पास बेस भी आ गया, तो मैं लिख सकता हूं S3 माइनस S2 अपॉन T3 माइनस T2। ये बेटा बराबर होगा किसके? वेलोसिटी के। क्लियर है कि नहीं है? ये आ जाएगा। और खास बात ये है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में बेटा कभी भी आप एंगल खींचोगे, मतलब अगर मैं ये वाला भी एंगल थीटा निकालता तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बेटा दोनों एंगल जो हैं वो सेम ही होते। अगर मैं यहां पे भी कोई अगर एंगल थीटा निकालूं तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल सेम है, और एंगल सेम है मतलब जो स्लोप है वो सेम है, स्लोप सेम है इसका मतलब वेलोसिटी सेम है। और वेलोसिटी जब सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना? ध्यान से देखो, मैंने यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा बेटा? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है, और आप स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी एंगल निकालोगे तो वो सारे एंगल क्या आएंगे? सेम आएंगे। एंगल सेम आने का मतलब ये है कि स्लोप सेम है, और स्लोप सेम आने का मतलब है वेलोसिटी सेम है, और जब वेलोसिटी सेम होती है उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, आप जल्दी से ये दोनों केसेस लिख लीजिए, केस 1 और केस 2, और फिर हम इसके बाकी के 2 केस और पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, पर आप याद रखना अभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ही हैं। केस 3, ये आपकी y एक्सेस है, ये आपकी x एक्सेस है। x एक्सेस में आपके पास क्या है? टाइम, जिसको आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और y एक्सेस में आपके पास क्या है? डिस्टेंस, जिसे आप s से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों के बीच में जो हमें ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा कर्व मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसने स्टार्ट कहां से किया? ओरिजिन से, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे इसका डिस्टेंस क्या है? 0। और जैसे ही मैंने टाइम बढ़ाया, ये t1 है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो s1 है। यहां पे टाइम t2 है, और यहां का जो डिस्टेंस है वो s2 है। ये जो टाइम है ये t3 है, और ये जो डिस्टेंस हमें मिला वो s3 मिला। मतलब जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो मैं यहां पे कंक्लूजन में लिखूंगा, कंक्लूजन क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है,
मोशन भी कौन सा, मोशन कौन सा होगा सर, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? मैंने पहले ही आपको बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। उसके अलावा कोई भी अगर लाइन बनेगी डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। खास करके ये कर्व है, तो इसलिए मैं ये क्या लिखूंगा, ये क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि ये जो मोशन है ये कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में भी इसकी जो वेलोसिटी है इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आप इसका एंगल निकालोगे, ये जो एंगल को अगर मैं θ1 बोलूं, इस एंगल को θ2 बोलूं और इस एंगल को मैं θ3 बोलूं, तो मेरा जो एंगल है, मेरा क्या है, एंगल है θ3 जो है वो सबसे बड़ा है। फिर कौन है, θ2, और फिर कौन है, θ1। मतलब मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है तो मेरा स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है तो मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि v3 की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, फिर आएगी v2 की, और फिर आएगी v1 की। ये मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। क्योंकि यहां पे मैंने पहले ही बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एंगल का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब वेलोसिटी। तो जितना एंगल बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर एंगल कम होगा तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? केस थर्ड के बाद आखिरी हमारा केस आता है बेटा केस फोर्थ। केस फोर्थ लास्ट केस है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही है। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, और y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। और अब जो हमारा ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, वो कुछ ऐसा बना। अगर इस पॉइंट पे देखूं तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। इसके कंक्लूजन पे आते हैं। इस पे कंक्लूजन क्या होगा, सबसे पहले टाइम मार्क करते हैं। इसे को अगर मैं t1 बोल दूं तो इसकी पोजीशन क्या है, s1, और इसको अगर मैं t2 बोलता हूं तो ये वाली जो पोजीशन आपकी आएगी ये आ जाएगी s2। क्लियर है? तो क्या टाइम बढ़ाने पे मेरी पोजीशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब कौन सा मोशन सर, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? मैंने पहले ही बताया है कि अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान से सुन लो, अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कर्व बन रहा है ऐसा या फिर ऐसा, तो ये दोनों ही मोशन जो होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। तो इसके नीचे लिख सकता हूं ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। पर इसकी जो वेलोसिटी है, इस बार वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। फिर से वापस इधर पे आओ, वेलोसिटी अगर मैंने डिक्रीज लिखा है इधर पे, इसका मतलब ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप मतलब एंगल, एंगल जो होगा वो मुझे वेलोसिटी देता है। और अगर एंगल बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, अगर एंगल कम हो रहा होगा तो वेलोसिटी आपकी कम हो रही होगी। तो यहां पे चेक करते हैं।
अगर यहाँ पे बेटा अगर स्ट्रेट लाइन खींचूं और ये एंगल θ1 है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये एंगल θ2 है, तो क्या आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो θ1 है वो बड़ा है किससे, θ2 से। और मेरा ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं ना, तो पहले जो वेलोसिटी थी वो मेरी क्या, अगर इसको मैं v1 बोल दूं और इसको v2 बोल दूं तो मैं कहूंगा कि पहले जो मेरी v1 वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी मेरी किससे, v2 से। मतलब जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं मेरी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये आपके 4 केसेस बनते हैं किसके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हम उसमें केसेस देखेंगे, तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बस आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है, मैं यहां पे अभी लिख भी दूंगा। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे आप वीटी ग्राफ के नाम से भी जानेंगे। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारी केस जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट केस, ये y एक्सिस है जिसमें आप वेलोसिटी आ जाएगी, और ये आपका x एक्सिस है जिसमें टाइम ही रहेगा, और यहाँ पे t से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसकी नंबरिंग कर दूं यहाँ पे v, ये बेटा 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड्स है, और ये 3 सेकेंड है। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, और इसके कंक्लूजन हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये यहां पे जानेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका स्लोप बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब जो ग्राफ बनने वाला है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देने वाला है। क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देने वाला है। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसी का ही, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको एक्सेलरेशन देगा, और जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ये पॉइंट 2 याद रखना है। अब आते हैं इसके ऊपर। जो पहला केस दिया बेटा हमें, उसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाया और आपसे कहा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दी गई है इधर पे। अब इसका कंक्लूजन बताइए आप क्या है। हमने कहा ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, 0,0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ करके 1 सेकेंड हो जाता है। टाइम 1 सेकेंड हो गया कि अभी भी आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, हाँ है। अब टाइम आपका 2 सेकेंड हो जाता है और अभी भी आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर आपका टाइम हो जाता है 3 सेकेंड और अभी भी आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ता जा रहा है पर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है।
क्लियर है? मतलब थ्रू आउट दी जर्नी आपकी वेलोसिटी क्या रही? कांस्टेंट रही। तो पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पहला कंक्लूजन ये, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, तो बेटा वो रेस्ट पे तो रहेगा नहीं, तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा होगा। थर्ड चीज, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? एक्सेलरेशन। पर यहां पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, मतलब सेम रही है, तो एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक और चीज जगह से हम यही कंक्लूजन एक और जगह से हम समझते हैं। हमने यहां पे लिखा है पहला पॉइंट कि स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देगा। यहां पे आप स्लोप देखिए, स्लोप मतलब आपका एंगल। यहां पे कोई एंगल दिख रहा है क्या? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहां पे कोई एंगल नहीं है, तो मैं फिर से कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। क्लियर है? अब सेकंड केस की तरफ आते हैं। केस 2, ये आपकी सेम y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। और ये क्या है आपका? x एक्सिस। और x एक्सिस पे क्या है आपका? टाइम, जिसे आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में हमें लाइन कुछ ऐसी मिली, और अब आपसे कहा गया कि इसका कंक्लूजन लिखिए। क्या आपने इस ग्राफ से क्या क्या समझा? हमने कहा ठीक है। सबसे पहले तो ये 0,0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? सेम ही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस पॉइंट पे आता हूं, ये वाले पॉइंट पे। अगर मैं इसको 0 बोलता हूं तो इस टाइम को मैंने बोला 1 और इस टाइम को बोला मैंने 2। मतलब ये 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है। 1 सेकेंड पे मैंने कहा मेरी वेलोसिटी v1 है और उस v1 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं। और टाइम जब मेरा t2 है, मतलब 2 सेकेंड, उस टाइम पे वेलोसिटी v2 है और उसको मैं मान लेता हूं 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब इसका पहला कंक्लूजन कि टाइम बढ़ने पे, पहले 0 सेकेंड था तब वेलोसिटी आपकी 0 थी, टाइम आपका 1 सेकेंड हुआ, आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर टाइम आपका 2 सेकेंड हुआ और आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही आपका टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपने पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, अगर इस पॉइंट को a मान लूं और इस पॉइंट को क्या मान लूं? b, तो आपको ये स्लोप मतलब ये एंगल थीटा निकालना है। ये थीटा किसके बराबर होगा? अभी हमने जाना है, स्लोप में पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब यहां से जो मेरा tan थीटा निकल के आने वाला है
वही स्लोप के बराबर होगा और वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। अगर परपेंडिकुलर देखूं और इसको मैं बोल दूं अगर V2, इसको क्या बोला मैंने V1, इसको क्या बोला T1 और इसको क्या बोला मैंने T2। क्लियर है? अगर बेस में देखूंगा बेस, तो T2 में से अगर T1 माइनस कर दूं तो बेस आ जाएगा, तो यहां पे लिखूंगा T2 माइनस T1। क्लियर है? अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो बेटा मैं V2 में से अगर V1 माइनस कर दूं तो ये लेंथ आ जाएगी, तो यहां पे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू V2 माइनस V1। टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, और यही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है और ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। क्लियर है? तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। अगर आपको वैल्यू भी पुट करनी है तो अब आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। V2 माइनस V1, V2 कितना दिया गया है 4 माइनस 2 अपॉन T2 कितना टाइम 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया इस ग्राफ का। क्लियर है ये बात? तो एक्सेलरेशन मतलब थीटा। अब चाहे थीटा ये निकालोगे बेटा, चाहे थीटा आप ये वाला निकालोगे, दोनों ही एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेट लाइन निकालते हो, आप कितने भी थीटा बना लो, ये थीटा, ये थीटा, ये वाला थीटा, सारे एंगल जो हैं वो सेम निकल के आते हैं। अब हमने एक और चीज पढ़ी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अब अगर हमें एरिया निकालना है ए से बी का कि कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए से बी पे, हम ये जानना चाहते हैं ए से बी के मोशन में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तब भी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कैसे? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए से बी का ग्राफ क्या ये है, तो एरिया आपको सिर्फ इतने पार्ट का चाहिए, ये वाले पार्ट का। क्या ये एक ट्राइंगल होगा? तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं कहूंगा अगर इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं तो BAO, और इस पॉइंट को मैं C और इस पॉइंट को मैं D कह देता हूं। क्लियर है? तो जो मेरा डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस बराबर होगा एरिया किसका? ये ट्राइंगल का, मतलब ABO, और एरिया किसका? ये वाले रेक्टेंगल का, प्लस एरिया किसका? AODC का। जब मेरा ये पूरा एरिया आ जाएगा तो बेटा यही मेरा डिस्टेंस निकल के आने वाला है। आपको इसका एरिया चाहिए तो ट्राइंगल का निकाल लो, और अगर इसका चाहिए तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं एरिया देखूंगा ABO का, क्या ये एक ट्राइंगल है, तो हाफ बेस, बेस कितना है इसका 1 इंटू हाइट कितनी है 2, तो इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ गया, प्लस एरिया ऑफ AODC, इसका एरिया कितना आएगा, ये लेंथ कितनी है 1 और ये कितना है 2, तो मतलब 1 इंटू 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 मीटर। मतलब ए से बी, मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 3 मीटर। क्लियर है? तो आप ये सारी चीजें किससे निकाल सकते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो। आखिरी के 2 केसेस बहुत छोटे छोटे, जल्दी से समझते हैं। यहां पे लिखते हैं केस नंबर कौन सा था 1 2 3, और यहां पे लिखता हूं मैं केस नंबर 4। वही ये क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है आपका टाइम। ये क्या है आपका वेलोसिटी और ये क्या है आपका टाइम। यहां पे तो बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए आपका स्लोप क्या है कांस्टेंट है। अगर आपके पास ग्राफ जो है वो ऐसा या ऐसा बने तब,
अभी भी बेटा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर, मतलब एंगल के बराबर। जितना बड़ा एंगल, अगर थीटा ज्यादा, ध्यान से सुनो बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपका थीटा ज्यादा है मतलब एंगल ज्यादा है तो आपका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है? तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। अगर आपका थीटा कम मतलब स्लोप कम, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? कम। यहां पे देखते हैं क्या है। इस पॉइंट का बेटा अगर एंगल को मैं थीटा 1 बोलता हूं और इस पॉइंट के एंगल को मैं थीटा 2 बोलता हूं, तो क्या थीटा 1 जो है वो बड़ा है किससे? थीटा 2 से। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं आगे आता जा रहा हूं, क्योंकि ये टाइम t1 है और ये वाला टाइम t2 है, तो जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं मेरा स्लोप कम होता जा रहा है, तो मैं कह दूंगा मेरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर इधर पे देखूं तो ये एंगल मेरा थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, तो थीटा 2 जो है वो बड़ा है किससे? थीटा 1 से। और इधर पे टाइम देखूंगा तो ये टाइम क्या है? t1 और ये वाला टाइम क्या है? t2। तो टाइम बढ़ने पे मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है मेरा वो बढ़ रहा है। क्लियर है? मतलब स्लोप जो होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। स्लोप बढ़ रहा है मतलब थीटा बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। क्लियर है? और अगर मेरा थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये कंक्लूजन है हमारे लास्ट किसके बीच में बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा सिर्फ लास्ट रह जाता है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है? उसके बस दो ही केसेस हैं, तो जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। अब बेटा ग्राफ का सबसे लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है? काफी छोटा सा है, सिंपल सा है। केस 1, ये आपकी y एक्सेस, और y एक्सेस में आप क्या आ जाएगा? आपका एक्सेलरेशन, और जो x एक्सेस में वहां पे टाइम ही रहेगा, जिसे आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर है? यहां पे आप टाइम दे दीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। यहां पे आपने एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो इसमें से पहला कंक्लूजन क्या आएगा? ग्राफ देखते हैं पहले। यहां से बेटा एक 3 मीटर पर सेकेंड पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपका एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है आपका? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में अगर आप एक्सेलरेशन चेक करोगे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन चेक करोगे, तब भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है सेकेंड कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है पूरी जर्नी में, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। और थर्ड, एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, तो बॉडी किस में होगी? मोशन में। क्लियर है? ये 3 कंक्लूजन है। ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 की बात करते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन और ये हमारा टाइम, जिसे आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आपको जो ग्राफ मिला है वो ऐसा मिल गया।
तो आप क्या कहेंगे, आप अगर ध्यान से देखें इसके कंक्लूजन के बारे में, तो आप देख सकते हैं 1 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 3 सेकेंड्स पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ सबसे पहला ये वाला पॉइंट क्या है 0,0, तो मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू 0 पे मेरा एक्सेलरेशन क्या है 0। सेकेंड, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट था, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग आ जाएगा, क्योंकि पहले सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड में 2 हुआ, तीसरे सेकंड में 3 हुआ। तो टाइम के साथ साथ के एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मेरा ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है। क्लियर है। और इसका लास्ट केस देखते हैं, केस 3। ये क्या है आपका टाइम जिसे आप t से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये क्या है आपका एक्सेलरेशन जिसे आप a से रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड्स। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका जो ग्राफ दिया आपको वो इधर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे जाते हुए। क्लियर है। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा 0,0। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे पहले पहला कंक्लूजन फर्स्ट, t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब जब टाइम 0 है उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में क्या हुआ, आगे चले आप तो इसका एक्सेलरेशन कुछ कम हो गया, आप यहां पे आ गए। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में अगर आप चेक करोगे तो फिर क्या t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में और नीचे आ गए आप। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में अगर आप देखोगे तो आपका एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब आपका टाइम 0 था तब तो आपके पास एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, पर जैसे ही टाइम बढ़ने लगा आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने लगी, कम होने लगी, और फाइनली 3 सेकेंड पे कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड कंक्लूजन मैं कह सकता हूं बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कि एक्सेलरेशन मेरा कम हो करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा, कम होता जा रहा है। क्लियर है। पर एक्सेलरेशन है तो उसके पास, तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। सिंपल ये 3 कंक्लूजन आएंगे बेटा। मैं चाहता तो ये चीज को और सिंप्लीफाइड वे में सिर्फ 2-3 डायग्राम दिखा करके भी कर सकता था, बट आवर इंटेंशन इज टू लर्न दैट टॉपिक। सिर्फ ख़त्म कराना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप चैप्टर या टॉपिक या लेक्चर जो भी आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से समझें, उसकी डेप्थ को समझें। मैं सिर्फ वो नाम के लिए ख़त्म नहीं करवाना चाहता हूं, इसलिए हमने हर एक केसेस को समझा। अगर कहीं आपको लगता है कि लेक्चर को दोबारा देखना चाहिए, उस पर टॉपिक पे वापस आना चाहिए, तो प्लीज़ आप जाइए, बिकॉज दिस ग्राफ लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी में यहाँ पे छोटी सी जगह है, यहाँ पे जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ मैं कि बेटा आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ST ग्राफ, उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है।
आपका जो वीटी ग्राफ होगा उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और आपका जो एटी, इसका जो एरिया होगा बेटा, वीटी ग्राफ का ही क्या स्लोप की बात हो गई, एक्सेलरेशन, इसका जो एरिया होगा किसका, अंडर द कर्व का, वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और आपका जो एटी ग्राफ होगा, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है जानने की, ना ही कभी ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी नॉलेज के लिए जान लो कि बेटा एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देता है, पर आपको इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो ये बस बताने के लिए कि हर किसी का स्लोप कुछ ना कुछ दे रहा है, तो सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी स्लोप कुछ ना कुछ देगा। हाँ देगा, वो क्या देगा, जर्क देगा, पर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, पहले से ही मैं बता देता हूँ आपके लिए। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ। क्लियर है। ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा हम लोग ग्राफ की मदद से ही इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व करेंगे और उनका प्रूफ करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, उसमें ये जो प्रूफ रहता है इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ की मदद से, वो आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।